नमस्ते। प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व चैप्टर के एमसीक्यू हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 50 एमसीक्यू करेंगे। तो हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। पहला है कि प्रबंधन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से, इसके ऑप्शन है उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया, केवल लाभ कमाने की प्रक्रिया, केवल कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया, केवल उत्पादन की प्रक्रिया। तो हमने प्रबंधन की परिभाषा पढ़ी थी कि उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। प्रभावशीलता का अर्थ क्या होता है? सही कार्य करना तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना, न्यूनतम लागत पर कार्य करना, कम कर्मचारियों से कार्य करना, केवल समय बचाना। तो प्रभावशीलता का अर्थ है सही कार्य करना तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना। दक्षता का क्या अर्थ होता है? तो दक्षता का अर्थ होता है कि कार्य को न्यूनतम लागत तथा न्यूनतम संसाधनों में करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, केवल लक्ष्य निर्धारित करना, केवल उत्पादन बढ़ाना, केवल कर्मचारियों को प्रेरित करना। देखिए सीधे क्वेश्चन जो है तो परिभाषा से पूछे गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। तो अगर हमें दक्षता पता है कि कार्य को न्यूनतम लागत तथा न्यूनतम संसाधनों में करना, इसी को हम दक्षता करते हैं। केवल लक्ष्य निर्धारित करना, केवल उत्पादन बढ़ाना, केवल कर्मचारियों को प्रेरित करना, ये दक्षता नहीं है। दक्षता है कार्य को न्यूनतम लागत तथा न्यूनतम संसाधनों में करना। फिर अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 8000 इकाइयों का लक्ष्य पूरा किया लेकिन अधिक श्रम और बिजली का उपभोग किया। यह मुख्यतः किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है प्रभावशीलता का है, दक्षता का है, समन्वय का है, नियंत्रण का है। तो ये प्रभावशीलता का है। प्रभावशीलता के हम लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं कि सही कार्य करना तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना। तो 8000 यूनिट्स का लक्ष्य था और उसके लिए अधिक श्रम और बिजली का उपयोग किया। तो लक्ष्य को पूरा करना है तो सही कार्य करना है और उसको निर्धारित लक्ष्य पूरा करना है। ठीक है। तो उसमें हमें अगर ज़्यादा श्रम लगता है या ज़्यादा मतलब संसाधन लगते हैं तब भी हमें उसको प्रभावी ढंग से, यही प्रभावशीलता की परिभाषा थी। कुशलता और प्रभावशीलता में यही अंतर है, उसमें कार्य को हमें न्यूनतम लागत तथा न्यूनतम संसाधनों में करना, ये दक्षता या कार्य कुशलता कहलाती है, जबकि सही कार्य करना तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना प्रभावशीलता कहलाती है। एक कंपनी कम संसाधनों में उत्पादन करती तथा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती, यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये दक्षता है लेकिन प्रभावशीलता की कमी। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी कम संसाधनों में उत्पादन करती है लेकिन निर्धारित उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती है, ये किस, तो ये कार्यकुशलता की स्थिति को दर्शाता है, दक्षता की स्थिति को दर्शाता है। प्रभावशीलता नहीं है ये कि भले वो कम संसाधनों में, ये उसकी पॉजिटिव चीज़ है कि उसने कम संसाधनों में उत्पादन किया लेकिन वो निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई, ये उसका निगेटिव था। इसलिए ये कार्य कुशलता या दक्षता में यही चीज़ उसका निगेटिव पॉइंट है कि उसमें हम कम संसाधनों में ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन जो हमें निर्धारित उत्पादन लक्ष्य हैं उस पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ है कि ये दक्षता है लेकिन प्रभावशीलता कमी है, बिल्कुल है। प्रभावशीलता है, दक्षता कमी नहीं है, दोनों से दोनों गलत बात। फिर प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं में कौन सा शामिल है? तो हमने पढ़ा है प्रबंधन की विशेषताएं, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, सर्वव्यापी प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फिर प्रबंधन को सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? सर्वव्यापी किसी को भी क्यों कहा जाता है? भगवान को कहते हैं सर्वव्यापी है क्योंकि हर जगह विद्यमान है। ऐसे प्रबंधन है कि जैसे घट घट में राम कहा जाता है, वैसे प्रबंधन है। तो सर्वव्यापी मतलब क्योंकि इसकी आवश्यकता विभिन्न प्रकार के संगठनों में होती है, क्योंकि यह केवल उद्योगों में होती है, सरकारी संस्थाओं में, यह लाभकारी नहीं, इन तीनों में होती है या इसके अलावा भी अन्य जगहों में भी होती है, इसलिए इसको सर्वव्यापी कहा जाता है। फिर प्रबंधन को बहुआयामी प्रक्रिया कहने का आधार क्या है? तो प्रबंधन को बहुआयामी प्रक्रिया, किसी को भी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कहते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है, उसमें कई सारे, उसमें जिसमें उसकी पर्सनालिटी मल्टी डायमेंशनल अगर पर्सनालिटी है तो जैसे मतलब वो अच्छा गाना भी गा लेता है, वो अच्छा डांस भी कर लेता है, वो अच्छा वक्ता भी है, वो अच्छा पढ़ने में भी होता है, तो उसको कहते हैं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं ये। तो ऐसे प्रबंधन में बहुआयामी प्रक्रिया का कहने का आधार क्या है? तो वो कार्य, लोगों और परिचालन तीनों का अगर प्रबंधन कर सकता है, केवल वित्त का, केवल उत्पादन का, केवल कर्मचारियों का, तो ये चीज़ नहीं, उसमें वो उसके अंदर कार्य, लोगों और परिचालन को प्रबंधन करने की प्रक्रिया होगी, तभी उसको हम बहुआयामी प्रक्रिया प्रबंधन को कहेंगे। फिर प्रबंधन को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? निरंतर, अनवरत,
निरंतर या अनवरत कई बार हिंदी में उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कार्य परस्पर संबंधित हैं और लगातार चलते रहते हैं, इसलिए इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं। केवल वर्ष में एक बार होता है, वर्ष में एक बार होगा तो उसको निरंतर क्यों कहेंगे। केवल नियंत्रण तक सीमित होगा तब भी उसको निरंतर नहीं कहेंगे। केवल उच्च स्तर पर होता है, उच्च स्तर पर नहीं होता। प्रबंधन हम पढ़े हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और परिचालन या निम्न स्तरीय प्रबंध जिसको कहते हैं। फिर प्रबंधन को सामूहिक क्रिया क्यों कहा जाता है। सामूहिक क्रिया, क्योंकि सामूहिक क्रिया का मतलब ये होता है जब कई लोग एक साथ कार्य करेंगे उसको सामूहिक क्रिया कहा जाएगा। क्योंकि प्रबंधन, चूँकि हमने पढ़ा है कि इसमें मतलब कई स्तर के लोग मिलके एक साथ एक मतलब उद्देश्य होता है, उसको पूरा करने के लिए कई लोग उसको करते हैं, इसलिए उसको सामूहिक क्रिया कहा जाता है। लोग समान संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए इसको सामूहिक क्रिया कहा जाता है। केवल एक व्यक्ति कार्य करता है, गलत बात। केवल मशीनें कार्य करती हैं तब भी ये नहीं हो पाएगा, इसमें कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। फिर प्रबंधन को गतिशील कार्य क्यों कहा जाता है। क्योंकि गतिशील कार्य, क्योंकि बदलते पर्यावरण के अनुसार संगठन को स्वयं को ढालना पड़ता है, क्योंकि संगठन में कोई नियम नहीं होते हैं, क्योंकि लक्ष्य प्रतिदिन बदलते हैं, क्योंकि प्रबंधन केवल तकनीक पर निर्भर है। तो गतिशील कार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि बदलते पर्यावरण के अनुसार संगठन संगठन को स्वयं को ढालना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको गतिशील कहते हैं। क्योंकि संगठन में कोई नियम नहीं होते हैं, इसके कारण ये नेगेटिव है। क्योंकि लक्ष्य प्रतिदिन बदलते हैं। लक्ष्य प्रति, जैसे मान लो किसी भी कंपनी में अगर एक दिन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन है और अगले दिन 150 यूनिट का है, तो इसलिए उसको सिर्फ इस आधार पर गतिशील नहीं कहा जाएगा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, यहाँ पे चैलेंजेस बदलते रहते हैं, तो उसको अगर हम मैनेज कर पाते हैं तो प्रबंधन को हम कहते हैं कि गतिशील कार्य कहा जाता है। फिर प्रबंधन को अमूर्त शक्ति क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके प्रभाव को संगठन के कार्यों और परिणामों में अनुभव किया जाता है। अमूर्त और मूर्त दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। मूर्त वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छूते नहीं, महसूस कर पाते हैं। तो सेम इसी तरह है कि प्रबंधन जो है तो हमें डायरेक्ट हम उसको छू नहीं सकते या दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके प्रभाव को संगठन के कार्यों और परिणामों में अनुभव किया जा सकता है। ये एक मशीन है, बिल्कुल नहीं है। ये केवल भवन है, नहीं है। ये केवल दस्तावेज, मशीन, भवन, दस्तावेज, तीनों चीज़ें मूर्त चीज़ें हैं, ठीक है। फिर बात करें हम प्रबंधन के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। तो 3 प्रमुख उद्देश्य संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तित्व, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उत्पादन, बिक्री और वित्त, लाभ, लागत और कार्य। हमने तीनों प्रमुख उद्देश्य पहले ही पढ़े हैं। संगठनात्मक उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। निम्न में से संगठनात्मक उद्देश्य का उदाहरण कौन सा है। अस्तित्व बनाए रखना, लाभ अर्जित करना और विकास करना, केवल कर्मचारी की पदोन्नति, केवल सामाजिक सेवा, केवल प्रशिक्षण देना। तो संगठनात्मक उद्देश्य में आता है कि अपना अस्तित्व बनाए रखे कोई भी संस्थान या समूह, लाभ अर्जित करना और विकास करना। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। केवल कर्मचारी की पदोन्नति नहीं, केवल सामाजिक सेवा नहीं, केवल प्रशिक्षण देना नहीं। ये तीनों चीज़ें उसमें जब शामिल होती हैं तो उसको कहते हैं संगठनात्मक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। तो रोजगार के अवसर देना, समाज को उपयोगी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना, केवल लाभ कमाना, केवल उत्पादन घटाना, केवल वेतन बढ़ाना। तो अगर हम सामाजिक उद्देश्य में हम लोगों ने पढ़ा था कि रोजगार के अवसर देना, समाज को उपयोगी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं। कर्मचारियों की आवश्यकता, उन्नति और विकास से, केवल मशीनों से, केवल ग्राहकों से, केवल सरकार से तो नहीं। कर्मचारियों की आवश्यकताओं, उन्नति और विकास से संबंधित जो होते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। फिर प्रबंधन का महत्व किस कारण से है। यह सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है, संसाधनों की बर्बादी करता है, परिवर्तन रोकता है, संगठन को समाप्त करता है। तो हमें पता है कि प्रबंधन का महत्व यह सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है, इसलिए प्रबंधन का महत्व है। फिर प्रबंधन संगठन की कार्य क्षमता कैसे बढ़ाता है। तो प्रबंधन जो है कार्य क्षमता, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण के माध्यम से, केवल विज्ञापन के माध्यम से, केवल ऋण लेकर, केवल कर्मचारियों की संख्या घटाकर। तो प्रबंधन हम लोग पढ़े हैं, संगठन की कार्य क्षमता नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण के माध्यम से कार्य क्षमता बढ़ाता है। फिर प्रबंधन समाज के विकास में कैसे सहायक होता है। तो रोजगार, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाओं तथा नई तकनीक के माध्यम से, केवल कीमत बढ़ाकर, केवल प्रतिस्पर्धा रोककर, केवल उत्पादन बंद करके। तो प्रबंधन समाज के विकास में रोजगार, अगर समाज में रोजगार क्रिएट होगा, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाओं की अगर हम उत्पादन करेंगे तथा नई तकनीक के माध्यम से ही समाज में विकास किया जाता है। फिर बात करें प्रबंधन को कला क्यों माना जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था प्रबंधन कला एवं विज्ञान के दोनों के गुण हैं, ठीक है। क्योंकि ज्ञान का व्यक्तिगत एवं कुशल उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई सिद्धांत नहीं होते, क्योंकि इसमें केवल अनुभव होता है, क्योंकि इसमें कोई ज्ञान आवश्यक नहीं है।
तो कला इसलिए माना जाता है क्योंकि ज्ञान का व्यक्तिगत एवं कुशल उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि कला में हमने पढ़ा था कि कला व्यक्ति व्यक्ति पर भी वो करती है। जैसे एक ही मतलब जैसे संगीत के कुछ सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग कर दो गायक अलग अलग तरीके से अपनी कला का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इसी तरह इसमें ज्ञान का व्यक्तिगत एवं कुशल उपयोग करना पड़ता है, इसलिए इसको कला कहा जाता है। कला की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? इसमें सैद्धांतिक ज्ञान होता है, व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग होता है, व्यवहार और रचनात्मकता होती है। उपरोक्त सभी, हमने ये सारी विशेषताएं पढ़ी थी, इसलिए उपरोक्त सभी। प्रबंधन को विज्ञान मानने का आधार क्या था? व्यवस्थित ज्ञान का समूह, हमें विज्ञान की परिभाषा पता है, क्रमबद्ध ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान का समूह ही विज्ञान कहलाता है। केवल व्यक्तिगत अनुभव होता है, विज्ञान केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता है, यह केवल अनुमान है। विज्ञान अनुमान पे तो चलता ही नहीं है, पहले हम उसका प्रयोग करते हैं फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। केवल रचनात्मकता होती नहीं, तो यह व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। वैज्ञानिक सिद्धांत सामान्यतः किस पर आधारित होते हैं? अवलोकन और परीक्षण, केवल परंपरा, केवल अनुमान, केवल व्यक्तिगत पसंद। तो वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं वो अवलोकन और परीक्षण पर आधारित होते हैं। फिर प्रबंधन के सिद्धांत शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह पूर्णतः सार्वभौमिक क्यों नहीं है? तो प्रबंधन के सिद्धांत शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह पूर्णतः सार्वभौमिक क्यों नहीं है? क्योंकि प्रबंधन का संबंध मानव व्यवहार और बदलती परिस्थितियों से है, क्योंकि प्रबंधन में कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि संगठन में लोग नहीं होते हैं, क्योंकि सभी संगठन समान होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? प्रबंधन के सिद्धांत शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह पूर्णतः सार्वभौमिक क्यों नहीं है? क्योंकि प्रबंधन का संबंध मानव व्यवहार और बदलती परिस्थितियों से है, इसलिए ये पूर्णतः सार्वभौमिक नहीं होते हैं। प्रबंधन में कोई सिद्धांत नहीं, सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि सिद्धांत नहीं। अभी आगे पढ़ेंगे हम, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत पढ़ेंगे और कई सिद्धांत हैं। क्योंकि संगठन में लोग नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सभी संगठन समान होते, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग तरह के संगठन होते हैं। ठीक है, प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, इस कथन का सही अर्थ क्या है? कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। केवल कला महत्वपूर्ण, केवल विज्ञान महत्वपूर्ण नहीं। कला और विज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि ये कला विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। पेशा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पेशा की जैसे हमने पढ़ा था, ऑक्यूपेशन या किसी कार्य को, हम जिस कार्य को करके कोई भी इंसान अपनी आजीविका की पूर्ति करता है उसे पेशा कहते हैं। तो विशिष्ट और व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है। केवल अधिक लाभ कमाना, केवल अनुभव, केवल सरकारी अनुमति, बिल्कुल नहीं। विशिष्ट और व्यवस्थित ज्ञान का समूह जो होता है वो पेशा होता है। पेशे में प्रवेश किस प्रकार सीमित हो सकता है? तो परीक्षा या शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से, केवल आयु के माध्यम से, केवल अनुभव के आधार पर, किसी प्रकार नहीं। तो हमें पता है जैसे डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट का एग्जाम देना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एक परीक्षा पास करनी पड़ती है, इसीलिए परीक्षा या शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से पेशे में प्रवेश को सीमित किया जा सकता है। व्यावसायिक परिषद का प्रमुख कार्य क्या होता है? व्यावसायिक परिषद प्रवेश का नियमन, प्रमाण पत्र तथा आचार संहिता संबंधित कार्य करती है। केवल विज्ञापन करना, केवल उत्पादन करना, केवल वेतन देना, बिल्कुल नहीं। ये प्रवेश का नियमन करती है, प्रमाण पत्र तथा आचार संहिता संबंधित कार्य करती है। पेशे का मूल उद्देश्य क्या माना जाता है? तो पेशे का मूल उद्देश्य सेवा निष्ठा और ग्राहकों के हितों को साधना, ये पेशे का मूल उद्देश्य है। केवल अधिकतम लाभ, बिल्कुल नहीं। केवल बाजार हिस्सेदारी नहीं, केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं। हमने पढ़ा था पेशे के कुछ नैतिक उद्देश्य भी होते हैं, सेवानिष्ठा और ग्राहकों के हितों की साधना। प्रबंधन को पूर्ण पेशा क्यों नहीं माना जाता? प्रबंधन को पूर्ण पेशा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि प्रबंधक बनने के लिए कोई विशिष्ट कानूनी डिग्री सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य नहीं है। देखो, कई बार किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में कई बार प्रबंधक जो होते हैं वो IIM जैसे संस्थानों से भी MBA करे लोग होते हैं, लेकिन कई ऐसे सहकारी संस्थान भी आपको मिल जाएंगे जो मतलब जैसे लिज्जत पापड़ है, तो जो उनको चलाने वाले लोग थे शुरुआत में, वो कोई MBA करके नहीं उन्होंने चालू किया था, इसलिए इसको पूर्ण पेशा नहीं माना जाता। प्रबंधक में ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल ज्ञान होता है। प्रबंधन में प्रशिक्षण नहीं होता, प्रशिक्षण भी होता है, सब कुछ होता है। प्रबंधन का कोई उपयोग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रबंधन का उपयोग है, तभी प्रबंधन इतना इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ भी रहे हैं। प्रबंधन के कितने प्रमुख स्तर होते हैं? हमने पढ़ा था 3 प्रमुख, उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय प्रबंधन में मुख्यतः कौन कौन शामिल होता है? अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, केवल परीक्षक, केवल क्लर्क, तकनीशियन नहीं। हमने पढ़ा था कि अध्यक्ष होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, मुख्य प्रचालन अधिकारी होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य क्या था? उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य था संगठन के उद्देश्यों, नीतियों और रणनीति का निर्धारण तथा समग्र दिशा देना। केवल दैनिक कार्यों की निगरानी, केवल वेतन देना, केवल मशीन चलाना नहीं। उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य था संगठन के उद्देश्यों, नीतियों और रणनीति का निर्धारण तथा समग्र दिशा देना था।
फिर बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की, मध्य स्तरीय प्रबंधन किसके बीच कड़ी का कार्य करता है। तो हमने पढ़ा था कि मध्य स्तरीय प्रबंधन जो होता है उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय या प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षी प्रबंधन के मध्य कड़ी का कार्य करता है। ग्राहक और सरकार के बीच, कर्मचारी और मशीन के बीच, उत्पादन और बाजार के बीच नहीं। हमने जो पढ़ा था उच्च प्रबंधन और प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षी प्रबंधन के बीच कड़ी का कार्य करता है। मध्य स्तरीय प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है। जो उच्च प्रबंधन की योजनाओं को लागू करना और प्रथम पंक्ति प्रबंधकों के कार्यों का समन्वय करना। केवल नीति बनाना, केवल मशीन चलाना, केवल नहीं, ये नहीं। उच्च प्रबंधन की योजनाओं को लागू करना और प्रथम पंक्ति प्रबंधकों के कार्यों का समन्वय करना। पर्यवेक्षी या प्रचालन प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या है। तो कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण और मार्गदर्शन पर्यवेक्षी या प्रचालन प्रबंधक का मुख्य कार्य है। इसमें दीर्घकालीन रणनीति बनाना, कंपनी का स्वामित्व रखना, केवल निवेश करना तो नहीं। इसमें पर्यवेक्षी या प्रचालन जो होते हैं ये तीसरे स्तर के होते हैं, जो हमने पढ़ा था निम्न स्तरीय। ये क्या करते हैं, ये कार्यबलों के कार्यों का प्रत्यक्ष, जो सुपरवाइजर आते हैं इसमें, वो इसमें आते हैं कि कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण और मार्गदर्शन करना। दीर्घकालीन रणनीति बनाना, ये सब उच्च लेवल में है। कंपनी का स्वामित्व रखना, ये भी केवल निवेश करना, ये सब उच्च वालों का है। नियोजन का मुख्य प्रश्न कौन सा है, क्या करना है, कैसे करना और किसे करना। हमने पढ़ा ही था कि प्लानिंग करना नियोजन कहलाता है। क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है, किसे नौकरी से हटाना है, किसे छुट्टी देना है, केवल कितना लाभ हुआ, ये नहीं। क्या करना है, कैसे करना है और किसे करना है, ये चीज़ उसमें नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। संगठन कार्य में मुख्यतः क्या किया जाता है। तो संगठन कार्य में कार्य बांटना, समूह बनाना, अधिकार निर्धारित करना, संसाधनों का आवंटन करना, केवल लक्ष्य लिखना, केवल कर्मचारियों को प्रेरित करना, केवल प्रदर्शन मापना नहीं। संगठन कार्य में हम लोग पढ़े थे कि कार्य बांटना, समूह बनाना, अधिकार निर्धारित करना और संसाधनों का आवंटन करना। फिर नियुक्तिकरण का सरल अर्थ क्या है। तो सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को खोजकर सही स्थान और समय पर उपलब्ध कराना नियुक्तिकरण कहलाता है। केवल वेतन तय करना नहीं, केवल विज्ञापन देना नहीं, केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं। सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को खोजकर सही स्थान और समय पर उपलब्ध कराना ही नियुक्तिकरण है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन, नियुक्तिकरण में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं। तो भर्ती, चयन, कार्य और नियुक्ति और प्रशिक्षण बिल्कुल। केवल पदोन्नति नहीं, केवल वेतन निर्धारण, केवल स्थानांतरण नहीं। भर्ती, चयन, कार्य और नियुक्ति और प्रशिक्षण। फिर निर्देशन के 2 मूल तत्व कौन से होते हैं। ये हमने पढ़ा था, कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभिप्रेरणा और नेतृत्व, ये निर्देशन के 2 मूल तत्व हैं। नियोजन और नियंत्रण नहीं, खरीद और बिक्री, लेखा और वित्त नहीं। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कर्मचारियों को नेतृत्व, प्रभाव और अभिप्रेरणा देकर कार्य पूरा कराना ही निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है। केवल नियम बनाना, केवल उत्पादन मापना, केवल लागत घटाना नहीं होता। कर्मचारियों को नेतृत्व, प्रभाव और अभिप्रेरणा देकर कार्य पूरा कराना होता है। नियंत्रण प्रक्रिया में क्या किया जाता है। तो नियंत्रण प्रक्रिया में मानक निर्धारित करके वास्तविक प्रदर्शन को मापना, तुलना करना और विचलन होने पर सुधारात्मक कदम उठाना ही नियंत्रण होता है। केवल कर्मचारियों को नियुक्त करना, ये तो नियुक्तिकरण हो गया। केवल उत्पादन बढ़ाना, केवल योजना बनाना, ये नहीं। फिर प्रबंधन का सार किसे कहा जाता है। प्रबंधन का सार समन्वय को कहा जाता है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के ये नियोजन, ये अपना नियुक्तिकरण, नियंत्रण, ये सारी चीज़ें सही ढंग से काम नहीं करती। इसलिए प्रबंधन का सार कहा जाता है समन्वय को। तो समन्वय का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। विभिन्न विभागों और गतिविधियों में एकता स्थापित करना ही समन्वय है। केवल कर्मचारी की भर्ती, केवल उत्पादन बढ़ाना, केवल लागत नहीं, विभिन्न विभागों और गतिविधियों में एकता स्थापित करना। फिर बात करें समन्वय की प्रकृति के संबंध में सही कथन कौन सा है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, केवल एक बार किया जाता है, केवल उच्च स्तर पर होता है, केवल उत्पादन विभाग में होता नहीं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय सर्वव्यापी क्यों है, क्योंकि सभी प्रबंधकीय स्तरों और विभिन्न विभागों कार्यों में इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए सर्वव्यापी है। ये केवल खरीद विभाग में होता है नहीं, केवल बिक्री विभाग में होता है नहीं, केवल उच्च प्रबंधन में होता है नहीं। समन्वय की आवश्यकता बढ़ाने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो समन्वय की आवश्यकता कार्यात्मक विभेदीकरण और विशेषज्ञता जब बढ़ती जाती है। कार्यात्मक विभेदीकरण मतलब कि किसी भी कंपनी या यूनिट्स में जब अलग अलग चीज़ें होने लगती हैं, जैसे एक मतलब विभाग बंटने लगते हैं, जब संस्था बड़ी होती, कर्मचारियों की नियुक्ति भी होगी और उधर जो उत्पाद बन रहा उसमें भी गुणवत्ता होनी चाहिए और उसमें एक क्वालिटी कंट्रोल भी डिपार्टमेंट होगा। जब सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो सब में आपस में समन्वय नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए कार्यात्मक विभेदीकरण और विशेषज्ञता बढ़ने पर समन्वय की आवश्यकता बढ़ने लगती है। मुंबई के डब्बा वालों की कार्य पद्धति किस अवधारणा का अच्छा उदाहरण है। तो हम समझ सकते हैं कि वो बिना समन्वय के नहीं हो सकता। केवल वित्त, केवल नियंत्रण, केवल नियुक्तिकरण से नहीं है, वो समन्वय से है, कोऑर्डिनेशन से है। यदि विपणन और उत्पादन विभाग एक दूसरे को बिक्री कम होने के लिए दोष दे रहे हैं तो मुख्य कमी किसमें है। मुख्य कमी समन्वय में है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर 2 विभाग एक दूसरे को दोष देते हो इसका मतलब है कि उनमें समन्वय की कमी है। इस तरह ये
50 MCQ की सीरीज यहाँ से समाप्त होती है। धन्यवाद।